वही रंग वही तेवर, प्रधानमंत्री फिर से हमलावर। जी हां, आज तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सांसदों को संबोधित किया। उनके भाषण में वो सब कुछ था जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पीएम के 72 मिनट के भाषण की 5 बड़ी बातें हम आपको बताएंगे भी, सुनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आज की 5 बड़ी पिक्चर आपको दिखाई देते हैं। देखिए पहली बड़ी पिक्चर क्या है। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर यही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने राष्ट्रपति भवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मोदी रविवार को शाम 6:30 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इतिहास रचेंगे। दूसरी तस्वीर एनडीए की बैठक की है, जहां मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। उन्हें माला पहनाकर बधाई दी गई। तीसरी तस्वीर मोदी के भाषण के तुरंत बाद की है, जिसमें एनडीए के तमाम नेता उन्हें गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। चौथी तस्वीर आज की सबसे ज्यादा चर्चा में रही तस्वीर है। इस तस्वीर में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं। इस पर डिटेल में रिपोर्ट भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं। और पांचवी तस्वीर है देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के घर की, जहां पीएम मोदी संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पहुंचे। आडवाणी के घर वो गए, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद मोदी मुरली मनोहर जोशी के भी घर गए, उनसे भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। और इसी के साथ अब आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, और ये सबसे नई तस्वीर है जो राष्ट्रपति के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी को अपने हाथ से कुछ खिलाती हुई दिख रही हैं। या तो मुंह मीठा करा रही हैं या फिर दही खिला रही हैं। भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ काम को करने से पहले दही खिलाए जाने की परंपरा है। और अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है भाई। भारत माता की, भारत माता की। देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। जहां कम वहां हम। जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। तो हारे कहां से भाई? मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। दस साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। आप देखिए, चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए। लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया।
हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। मोदी ने कांग्रेस के नंबर पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 चुनावों को मिलाकर भी इतनी सीटें नहीं ला पाई जितनी सीट बीजेपी को इस बार मिली है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीट और 2019 में 52 सीट मिली थी। 2024 में यानी इस बार 99 सीट मिली हैं। तीनों चुनावों को मिलाकर कांग्रेस की सीट का योग होता है 195 और बीजेपी को इस बार भी 240 सीट अकेले अपने दम पर मिली है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आज जो वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो वीडियो अब आप देखेंगे। ये रहा वो वीडियो। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार जब अपना भाषण खत्म कर कुर्सी पर बैठने जा रहे थे, उसी समय वो नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगे। इस तस्वीर की चर्चा इसीलिए भी ज्यादा होने लगी क्योंकि बीते 48 घंटे से जेडीयू के कई बड़े नेता मलाईदार मंत्रालयों की डिमांड रखने लगे थे। लेकिन आज नीतीश ने मंच से कह दिया कि जो कुछ मोदी कहेंगे इनकी बात मानते हुए वो आगे चलेंगे। यानी कि नीतीश ने जो गारंटी दी, क्या मोदी को उस गारंटी पर यकीन है? वैसे नीतीश की एक बात पर आपने ध्यान दिया क्या? मेरा इशारा किधर है, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। जिस नीतीश कुमार से इंडिया गठबंधन ने उम्मीद लगा रखी थी, आज उन्होंने मोदी के पैरों में झुककर बता दिया कि वो जहां हैं खुश हैं। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। हम मिलकर के सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। नीतीश शपथ ग्रहण को लेकर मोदी से भी ज्यादा जल्दी में है। उन्हें इतनी जल्दी क्यों है, इसकी वजह आपको बताएंगे। पहले इस पूरी तस्वीर को डिकोड करना जरूरी है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से उम्र में 5 महीने और 12 दिन छोटे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अपनों से बड़ों के पांव छूना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष को यह तस्वीर इसलिए पसंद नहीं आ रही है क्योंकि मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के आविष्कारक कभी नीतीश कुमार ही रहे थे, जो चुनाव शुरू होने से कुछ महीने पहले ही उधर से इधर आ गए थे। पर आज उन्होंने सबके सामने फिर से गारंटी दी है कि अब इधर उधर नहीं करेंगे। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि नीतीश को नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण कराने की जल्दी क्यों है, ताकि तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी मंत्रालय का बंटवारा करें और जेडीयू की डिमांड लिस्ट पर अमल करें। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू ने रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मांगा है, लेकिन इससे भी बड़ी डिमांड बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग नीतीश कुमार लंबे समय से करते रहे हैं और आज मोदी की मौजूदगी में भी उन्होंने ये बात फिर से कह दी। आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है। मोदी नीतीश की भावना समझ गए और मुस्कुराने लगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। क्या इस बार सुशासन बाबू 12 सांसदों के दम पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम 6:30 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब सबके मन में एक ही सवाल है और वो ये कि मोदी मंत्रिमंडल में अब की बार किस किस को जगह मिलेगी और कौन कौन से नए चेहरे मोदी 3.0 की कैबिनेट में आएंगे। जाहिर है अब की बार मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों से मंत्रियों की संख्या पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होगी। बिहार से गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। दोनों मोदी 2.0 में भी मंत्री थे। एक बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है।
जेडीयू के कोटे से संजय झा, ललन सिंह और कौशलेंद्र के नाम की चर्चा हो रही है। चिराग पासवान को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। गया से सांसद और एनडीए सहयोगी जितन राम मांझी और अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल का नाम भी कैबिनेट मंत्री की रेस में है। एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से 2 नाम मंत्री पद के लिए सुझाए गए हैं। पहला प्रफुल्ल पटेल और दूसरा सुनील तटकरे का। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी और शिवसेना दोनों को एक मंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि यह सब कुछ अभी सूत्रों के हवाले से है, उनके मुताबिक है। सहयोगियों को मंत्री पद देने की चर्चा अभी चल रही है। आज एनडीए के सहयोगियों ने संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता, एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर, जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। अभी 10 साल में जो काम हुआ वो तो एक प्रकार से शुरुआत थी, पर इसके बाद आने वाले 5 साल में हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे, ऐसा हम सबको दृढ़ विश्वास है। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी साफ कर दिया कि समर्थन में कोई किंतु परंतु नहीं है। हालांकि कुछ मुद्दे आगे आने वाले समय में गठबंधन को परेशान कर सकते हैं। इनमें से एक मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके हैं कि वो मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ हैं। अब एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी ने साफ कर दिया है कि आंध्र प्रदेश से मुस्लिम आरक्षण खत्म नहीं होगा। Muslim reservation will be continue in Andhra? Yes, we will continue that. There is no problem at all. आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रखने की बात कहकर टीडीपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक गारंटी के पूरा होने में अड़ंगा लगा दिया है। ये गारंटी है मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों को आरक्षण का मुद्दा उठाया था और तीसरी बार सत्ता में आने पर मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करने का वादा किया था। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उस पर रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गारंटी आंध्र प्रदेश में उसकी सहयोगी टीडीपी पूरा करने देगी, ऐसा लगता तो नहीं है। इस बार आंध्र प्रदेश में टीडीपी को बम्पर सीट मिली है। न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि राज्य के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन की जीत हुई है और इस जीत में मुस्लिमों की भी भूमिका है। राज्य की कुल आबादी का 7.5% आबादी मुस्लिम है। इनकी संख्या करीब 36 लाख है। 7.5% आबादी को ध्यान में रखते हुए ही चंद्रबाबू नायडू ने भी चुनाव प्रचार के दौरान
राज्य में 4% मुस्लिम आरक्षण जारी रखने की बात कही थी। Sir, you preserve 4% reservation to the Muslims. Could you please highlight this, sir? No, from the beginning we are supporting 4% reservations. That will continue. टीडीपी मुस्लिमों को आरक्षण के समर्थन में है। आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में से आरक्षण मिल रहा है, जो बीते 2 दशकों से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। जुलाई 2004 में संयुक्त आंध्र प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने ओबीसी कोटे में से 5% आरक्षण मुस्लिमों को दिया था। 2007 में आरक्षण की सीमा को घटाकर 4% कर दिया गया। तब से आंध्र प्रदेश में ओबीसी कोटे में से मुस्लिमों को 4% आरक्षण चला आ रहा है। एनडीए सहयोगी टीडीपी के मुस्लिम आरक्षण जारी रखने के बयान के बाद विरोधी दल बीजेपी को घेरने में लगे हैं। जो अपने भाषणों में सबसे ज्यादा इस बात को बोले हैं और उससे ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी बात करने वाली पार्टियां उनके साथ है। सिर्फ टीडीपी की बात नहीं है, जेडीयू भी है, वही पोजीशन है, टीडीपी भी है, जेडीएस भी है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने को लेकर जो वादे किए थे, उस गारंटी का पूरा होना फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता, क्योंकि अब बीजेपी अकेले दम पर नहीं बल्कि गठबंधन वाली सरकार में है, जहां उसे सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देश हित में बात महाराष्ट्र में सियासी मोर्चेबंदी की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसी उम्मीद की जा रही थी। 23 सीटों में से बीजेपी 9 पर सिमट गई, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी, क्योंकि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए कोई सियासी नुकसान न उठाना पड़े। ऐसे में खुद अमित शाह ने महाराष्ट्र का मोर्चा अब संभाल लिया है। महाराष्ट्र की सियासी जमीन कमजोर न पड़े, इसलिए बीजेपी के चाणक्य और पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का मोर्चा संभाल लिया है। आज महाराष्ट्र की सियासत को लेकर अमित शाह ने मैराथन बैठक की। पहले अमित शाह से उनके घर पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई, फिर सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मुलाकात करने पहुंचे। महाराष्ट्र का मोर्चा अमित शाह को क्यों संभालना पड़ा है, इसकी वजह लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में बीजेपी की जमीनी पकड़ कुछ कमजोर हुई है। दरअसल महाराष्ट्र की 48 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से बीजेपी को 9 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि साल 2019 में बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र में पार्टी का खराब प्रदर्शन आला कमान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नतीजों के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी। डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी किसी तरह का जोखिम मोल लेने की स्थिति में नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके दलों की स्थिति कमजोर हुई है। एनसीपी के शरद पवार गुट ने दावा किया था कि अजीत पवार गुट के 18 से 19 विधायक उनके संपर्क में हैं। इससे चर्चा उठी कि शरद पवार गुट विधायकों के समर्थन से मौजूदा सरकार को गिरा सकता है। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। लगभग कितने लोग हैं? आई डू नॉट वांट टू से एनीथिंग, नो कमेंट्स ऑन दिस इशू, वी डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट। हालांकि इस पर अजीत पवार गुट की तरफ से दावा किया गया कि ऐसी अफवाह उड़ाकर राज्य सरकार को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नेता अपना नफा नुकसान ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले बेहद खराब रहा, लेकिन इस हार में भी बीजेपी की जीत है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर नुकसान में कैसे बीजेपी की जीत हो गई। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिले वोटों को विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 2021 विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़त हासिल हुई है। मतलब बीजेपी के लिए इस हार में भी जीत है। इस लोकसभा चुनाव में बंगाल सिर्फ चुनावी हिंसा की वजह से सुर्खियों में रहा है। बम बंदूक हत्या और आगजनी
राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल किया गया और इसका सबसे बड़ा शिकार हुई बीजेपी। राजनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले कमजोर रहा। बीजेपी को 2019 के चुनाव में 18 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार उसे 12 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, मतलब 6 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं टीएमसी की सीटें 22 से बढ़कर 29 हो गई हैं, मतलब उसे 7 सीटों का फायदा हुआ है। हमारा वोट परसेंटेज नहीं घटा, थोड़ा धक्का और देने की ज़रूरत है। अभी की हिसाब से हम 100 असेंबली में आगे हैं यानी जीते हैं, तो थोड़ा और धक्का देने से 140-50 तक पहुंच सकते हैं। नुकसान होने के बावजूद बीजेपी के लिए बंगाल में उम्मीद की नई किरण दिख रही है, क्योंकि लोकसभा में मिले वोटों को अगर विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को फायदा हुआ है। 12 लोकसभा सीटों को विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी 90 सीटों पर टीएमसी से आगे है, वहीं टीएमसी 192 सीटों पर आगे है। 2021 विधानसभा चुनाव में तुलना करें तो बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, यानी बीजेपी को 13 सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं टीएमसी ने 3 साल पहले 213 सीटें जीती थी, जिसमें 21 सीटों की कमी आई है। 2021 का जो असेंबली चुनाव था उसमें बीजेपी को 77 सीट आए थे, वहां से 90 सीट आए अभी इस चुनाव। मतलब अगर उसको सीट में अगर ऐड, तो लोकसभा में नेशनल पार्टी को हर वक्त ज़्यादा वोट मिलता है, थोड़ा बहुत उनको बढ़त हो सकता है, मगर ये बहुत मार्जिनल गेन है। ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कई नेता तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भी बंद हैं। जिन टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन नेताओं की सीट पर भी टीएमसी बीजेपी से पीछे है। भर्ती और राशन घोटाले में जेल में बंद 3 टीएमसी विधायकों पार्थ चटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक और माणिक भट्टाचार्य के विधानसभा क्षेत्रों में से 2 में तृणमूल पीछे है। भर्ती घोटाले के आरोपी जीवन कृष्णा साहा की सीट पर भी टीएमसी बीजेपी से पीछे है। ये लोग जब से आए हैं, ये लोग भ्रष्टाचार को क्रिएट कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पर जो चीज़ सुई के बराबर है उसको समुंदर दिखाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार हुआ तो कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर किसी ने पाप किया तो वो जेल में है, अब वो पाप का भुगतान कैसे होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं। इन 3 सालों में विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी का जनाधार बढ़ने की बजाय घटा है। कम से कम लोकसभा चुनाव के आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं। राज्य में 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब बीजेपी और टीएमसी दोनों की निगाहें विधानसभा में खुद को मजबूत करने पर होगी। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी हार गई। फैजाबाद के ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और मोदी सरकार ने अयोध्या के विकास पर पूरा ध्यान भी दिया। फिर भी इस लोकसभा सीट से बीजेपी को जीत नहीं मिली। इसीलिए कुछ लोग अयोध्या वासियों को अब ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेजेस और पोस्ट वायरल की जा रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि अयोध्या हनुमानगढ़ी के लिए प्रसाद अपने घर से लेकर जाएं, वहां के रामद्रोहियों से कुछ भी सामान न खरीदें। आज के समय में जो राम को लाए, अयोध्या को रोशनी से जगमगा दिया, उन्हीं को धोखा दिया। अयोध्या वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट जो वायरल हो रहे हैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि भगवान राम युद्ध पर जाते समय बंदरों और भालुओं को साथ लेकर गए। अगर अयोध्या के हिंदुओं को साथ लेकर जाते तो सोने के लालच में ये रावण का साथ देते। ट्रोलर्स अयोध्या के लोगों को मौका परस्त, द्रोही, विश्वासघाती, राम विरोधी जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों का बहिष्कार करने तक की कुछ लोग अपील कर रहे हैं। अयोध्या वासियों को ट्रोल करने वाले ऐसे लोगों से संत समाज गुस्से में है। राजनीतिक नफे नुकसान पर संत समाज का क्या कहना है, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। अयोध्या को जो दोष दे रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, इस तरह से ना कहें। तो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सोई जरई। अयोध्या में राम लहर के बाद भी बीजेपी हार गई, जिसके बाद कुछ लोगों के निशाने पर अयोध्या वासी आ गए। अयोध्या वासियों के बहिष्कार की मुहिम चलाने की बातें होने लगी हैं। ऐसे लोगों को अयोध्या के संत समाज ने संदेश दिया है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो इस तरह से लोग कह रहे हो अनभिज्ञ लोग और अनपढ़ लोग हैं, वो केवल व्हाट्सएप और फेसबुक के ज्ञान को देख रहे हैं। जो भी थोड़ा भी बौद्धिक होगा, राम से प्रीति रखता होगा, राम से प्रेम रखता होगा, अयोध्या से प्रेम रखता होगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि वही राम कहते हैं अयोध्या के बारे में, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। जब भगवान राम का यहाँ का निवासी प्रिय है तो कैसे बुरा हो सकता है। कि ये वो लोग हैं जिनको न अयोध्या का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है, न सांस्कृतिक ज्ञान है, न राष्ट्रवाद का ज्ञान है, न अयोध्या वासियों के विषय में कोई ज्ञान है। ये वही अयोध्या वासी हैं जो खून समर्पित करके और अपनी सीने पर गोली खाकर भी भगवान राम के साथ खड़े थे और भारतीय संस्कृति के साथ खड़े थे। फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार को लोग अयोध्या वासियों से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो राम को लेकर आए थे उनके साथ यहाँ के लोगों ने धोखा किया है, जबकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बिना जानकारी के अयोध्या अयोध्या चिल्ला रहे हैं, अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। मैं उनसे एक करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा, इस प्रकार से आप करेंगे तुझे आपको पाप लगेगा, अपराध लगेगा। इस अपराध से बचिए, संत के अपराध से बचिए, अयोध्या के अपराध से बचिए। अयोध्या अध्यात्म नगरी है, धर्म नगरी है, भगवान की नगरी है, तीर्थ नगरी है। यहाँ आइए और भगवान का जो है भजन करिए। अयोध्या तीर्थ स्थान पे आकर के अपने आप को पुण्य और धर्म करिए। ट्रोल करने वालों को सच्चाई पता ही नहीं है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है, जिनमें से एक अयोध्या है। अयोध्या विधानसभा में बीजेपी को एक तरह से जीत मिली है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को 1 लाख वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 1,04,000 वोट मिले, यानी 4,000 ज्यादा। इसलिए ये कहना कि अयोध्या ने बीजेपी का साथ नहीं दिया गलत होगा। फैजाबाद सीट हारने की वजह बाकी विधानसभा क्षेत्रों में कम वोट मिलना है, जिसे लोग समझने को तैयार नहीं है। नीतीश पांडे, अयोध्या, जी मीडिया। अब देखिए वही होने जा रहा है जिसके कयास पहले से लग रहे थे। राहुल गांधी 2-2 सीटों से लोकसभा चुनाव जीते हैं। जाहिर है अब उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी देश के एकमात्र ऐसे बड़े नेता रहे जिन्होंने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। राहुल पिछली बार भी केरल की वायनाड सीट से सांसद थे और इस बार भी वहां से चुने गए हैं। साथ ही रायबरेली की सीट से भी वो जीते हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ देंगे और कौन सी सीट अपने पास रखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। रायबरेली में चुनाव से पहले मंच से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए भावनात्मक बयान दिया था। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत गए, साथ ही वो केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव जीत गए। 2-2 सीट चुनाव जीतने के बाद अब सवाल है कि राहुल गांधी किस सीट को रखेंगे और किस सीट को छोड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अब की बार उत्तर भारत से संसद जाएंगे, मतलब वो रायबरेली की सीट को रखेंगे और वायनाड की सीट को छोड़ देंगे। रायबरेली में राहुल गांधी 3,90,000 वोट से जीते हैं, जबकि वायनाड सीट से उन्होंने 3,64,000 वोटों से जीत हासिल की है। मतलब दोनों ही जगह राहुल ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की है। अब सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी रायबरेली को ही अपने पास रखेंगे। इसके पीछे राहुल गांधी के 2 मकसद हो सकते हैं। पहली ये कि रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है और दूसरी ये यूपी में कांग्रेस को 10 सालों बाद संजीवनी मिली है। कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही है और रायबरेली के जरिए राहुल गांधी यूपी में फिर से कांग्रेस की खोई जमीन तलाशने की कोशिश में जुटेंगे, ताकि उसका फायदा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में हो सके। राहुल गांधी जी कहां से कंटिन्यू करना चाहेंगे, वायनाड या रायबरेली? आप क्या चाहते हैं, आप राहुल जी से क्या कहना? रायबरेली। राहुल गांधी वायनाड सीट खाली करेंगे तो सीट के जरिए चुनावी राजनीति में एंट्री कर सकती है उनकी बहन प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक राहुल के वायनाड सीट को छोड़ने पर प्रियंका गांधी वहां से उपचुनाव भी लड़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट बढ़ने के बाद अब उनका राजनीतिक कद बढ़ने की भी खबरें हैं। प्रियंका गांधी को फिर से यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया जा सकता है। प्रियंका ने यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये पद छोड़ दिया था, मगर एक बार फिर प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये खबर लगभग तय माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गांधी परिवार का ही कोई दूसरा सदस्य अगर वहां से चुनाव लड़ता है तो वहां के लोगों की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी। लोग ये मानेंगे कि गांधी परिवार का एक सदस्य गया तो दूसरे ने वायनाड को रिप्रेजेंट किया।
राहुल और प्रियंका के जरिए कांग्रेस उत्तर के साथ साथ दक्षिण में पकड़ मजबूत रखना चाहती है। कांग्रेस को यकीन है कि राहुल को 2 बार सांसद बनाने वाली वायनाड की जनता प्रियंका को भी संसद पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों भाई बहन संसद में साथ नजर आ सकते हैं। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात योगी आदित्यनाथ की। 4 जून के बाद से ही योगी आदित्यनाथ अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं, या कहें कि पहले से कहीं ज्यादा एक्शन मोड में आ गए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे योगी के 5 नए कदम से यूपी में हड़कंप मचा है। लेकिन उससे पहले हम आपको संसद के सेंट्रल हॉल की 3 तस्वीरें दिखाएंगे जहां मोदी भी थे और योगी भी। एनडीए की जिस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया, वहां योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। संसद के सेंट्रल हॉल की पहली कतार में बैठे सीएम योगी पर जब भी कैमरे की नजर पड़ी, उनके चेहरे से मुस्कान गायब थी। भाव ऐसे थे जिस पर खबरें बनने लगी। कहा जाने लगा कि योगी यूपी में हुई हार के गम में डूबे हुए हैं। लेकिन जैसे ही एनडीए की बैठक खत्म हुई, योगी गुलदस्ता लेकर नरेंद्र मोदी के पास उन्हें बधाई देने पहुंचे। मोदी ने योगी की पीठ थपथपाई। अंदाज ऐसा था जैसे हौसला बढ़ा रहे हों। इसके अलावा दोनों में कोई बात नहीं हुई। संसद के सेंट्रल हॉल में यूं तो कैमरे से लेकर सांसद तक सबका फोकस मोदी पर था, लेकिन उसके बाद योगी ही थे जिनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मची थी। वहां मौजूद कई सांसद मोबाइल कैमरे से योगी के साथ अपनी तस्वीर ले रहे थे। दिल्ली में संसद भवन से योगी की इन तस्वीरों को देखने के बाद अब उनके एक्शन की बात करते हैं। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग ले रहे हैं। एक तरफ मंत्रियों की बैठक और दूसरी ओर अधिकारियों की बैठक, दोनों साथ साथ चल रही है। योगी के एक्शन मोड से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा है, खासकर अधिकारी वर्ग में। गुरुवार को योगी ने सभी विभागों के आला अधिकारियों की बैठक ली थी और उसके बाद सबको टास्क दिए। हम आपको योगी के 5 बड़े एक्शन दिखाते हैं जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। पूरे चुनाव में रोजगार नहीं मिलने का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया था, इसलिए अब योगी ने यूपी के सभी सरकारी विभागों में जल्द से जल्द भर्तियां शुरू करने का निर्देश दिया है, यानी सभी खाली पद अब जल्द भरे जाएंगे। इस कदम से योगी को युवाओं का साथ मिल सकता है। दूसरा बड़ा कदम छात्रों के हित से जुड़ा है। सीएम योगी ने सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से कहा है कि वो 10 मई तक सभी तरह की परीक्षाएं पूरी कर लें, यानी गर्मी बढ़ने से पहले परीक्षा खत्म हो जाए ताकि छात्रों को मौसम की मार से राहत मिले। तीसरा बड़ा कदम गन्ना किसानों के हित से जुड़ा है। योगी ने संबंधित अधिकारी से कहा है कि नया सत्र शुरू होने से पहले गन्ना पेराई का भुगतान हो जाना चाहिए ताकि वो पैसा किसानों के पास समय से पहुंच सके। चौथा बड़ा कदम बिजली कटौती के खिलाफ है। योगी का ऑर्डर है कि यूपी के शहर हो या गांव, इस प्रचंड गर्मी में बिजली नहीं काटी जाए। तभी बिजली कटे जब बहुत जरूरी हो, जैसे कि ट्रांसफार्मर जल जाए या तार गिर जाए। और 5वां बड़ा कदम मजदूरों से जुड़ा है। मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले ऐसे मजदूरों की संख्या बड़ी है जिन्हें समय से पैसा नहीं मिला है। उन्हें उनकी मजदूरी का पैसा मिलने में देरी ना हो, इसके लिए उस विभाग के अधिकारी को काम पर लगा दिया गया है। जो कुछ भी कदम उठाने की आवश्यकता है इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाने में नरेंद्र मोदी सरकार पीछे नहीं हटने वाली। शनिवार को सुबह 11 बजे योगी अपनी मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें बात यूपी में हार पर भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात नीट के रिजल्ट की, जिसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नीट के नतीजों को लेकर अब परीक्षा देने वाले छात्रों को भी आशंका है कि रिजल्ट में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। छात्रों को कट ऑफ को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं हैं। आज देश के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। छात्रों के अभिभावक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और एनटीए के वर्किंग प्रोसेस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। आपको बता दें कि 720 अंकों में से कई छात्रों को 720 अंक मिले। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां हाथ में तख्ती लेकर नीट परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नीट रिजल्ट के बाद इन्हें अपने भविष्य पर संकट नजर आ रहा है।
जो बच्चा डिजर्विंग है उसको सीट नहीं मिल रहा है। जो बच्चा 650-40 लाया है वो उसको कॉलेज मिलना बहुत टफ लग रहा है इस बार। जो जैसे पिछले साल तक 610 में हो जाता था, लाइक लास्ट चला जाता था बच्चा कॉलेज में, इस बार 655 ला करके भी वो कहीं पे कुछ नहीं है। नीट के नतीजों में जिस तरह रिकॉर्ड 67 छात्र टॉपर बने, कई छात्रों को 718 और 719 नंबर मिले और इस पर ग्रेस मार्क्स की जो सफाई एनटीए ने दी है उससे छात्रों का शक गहरा रहा है। इसी को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने पटना में भी प्रदर्शन किया। एक ही सेंटर से 26 बच्चे टॉपर्स बन रहे हैं, 700 से ज़्यादा इतने सारे बच्चों को आ रहे हैं। मतलब इतना क्लियर है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ घोटाला है। क्या इनको ग्रेस मार्क्स देने के लिए किसी ने कहा था? ग्रेस मार्क्स कब दिया जाता है? जब बच्चा वो फेल कर रहा हो। पटना में 25 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने नीट एग्जाम में 600 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, फिर भी इन्हें इस बात की चिंता है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं। एक सेंटर से 8 बच्चों का एक मार्क्स आना सवाल खड़ा करता है और ये सारे बच्चे ये कहते हैं कि अगर एनटीए को अपनी सफाई देनी है तो तमाम रिजल्ट को फिर से संशोधित करके पब्लिश करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिस तरह से 5 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई और फिर नतीजों को 10 दिन पहले जारी किया गया, उसे लेकर छात्रों के एनटीए से कई सवाल हैं। 67 छात्रों का टॉपर बनना क्या इत्तेफाक है? ग्रेस मार्क्स की जानकारी पहले क्यों नहीं दी? एक ही सेंटर के 6 छात्र टॉपर कैसे बन गए? इस बार कट ऑफ 164 तक कैसे पहुंच गई? छात्रों के प्रदर्शन के बीच अब नीट रिजल्ट में कथित गड़बड़ को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पेपर लीक का मामला है, ये क्रॉनिक डिजीज हो गया है, खास करके उत्तर प्रदेश और कई जगह मामले में बिहार में भी। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से गंभीर कदम उठाना पड़ेगा और यह चिंता बिल्कुल वाजिब है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसने अपनी एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के अनुसार कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस बात की तह तक जाने के लिए। अब सवाल ये है कि जिन छात्रों को नीट एग्जाम में 650 से 700 नंबर लाने पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था, अब उनका क्या होगा? क्या उनके अभिभावक प्राइवेट कॉलेज की महंगी फीस भर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में अमेरिकी टीम के खिलाफ बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है। 2009 के चैंपियन पाकिस्तान को अमेरिका ने सुपर ओवर में हरा दिया। अमेरिका में पहली बार T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और वहां पर अमेरिकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर इतिहास बना दिया। इस पराजय के बाद पाकिस्तानी टीम को खुद पाकिस्तानी फैंस ही सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। यूएसए में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच पहला मैच हुआ। इस मैच में वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तानियों के आंसू नहीं रुक रहे। अमेरिका की नौसिखिया टीम ने कुल मिलाकर जितने T20 मैच खेले उससे ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हर सीजन में खेलते हैं। मैच खत्म होते ही पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम की क्लास लगनी शुरू हो गई। क्रिकेट मैच में जीत हार लगी रहती है, लेकिन पाकिस्तान इस मैच में 2 बार हारा। पहली बार उसने अमेरिका को टाई करने का मौका दिया और दूसरी बार सुपर ओवर में पाकिस्तान 19 रन नहीं बना पाया। पाकिस्तान ने एक नई टीम के सामने सरेंडर कर दिया। दावा है इसकी वजह पाकिस्तानी सेना से मिली ट्रेनिंग है। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले पाकिस्तानी सेना ने इस टीम को ट्रेनिंग दी और नतीजा सबको दिखाई पड़ रहा है।